हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, उनके रेडियस ए और बी हैं, उनके बीच का जो स्पेस है उसको हमने भर दिया है रो रेजिस्टिविटी के मटेरियल से। आपको बताना है कि इन दोनों स्फीयर्स के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पास स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस है 1 के बराबर और दूसरे का जो रेडियस है वो b के बराबर है, लाइक दिस। ये b के बराबर रेडियस है, इनके बीच में मटेरियल भरा हुआ है लाइक दिस, और इस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो रो के बराबर है। आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लेता हूँ और उस एलिमेंट का जो है रेडियस वो मान लेता हूँ x के बराबर है और इसकी थिकनेस, इस एलिमेंट की थिकनेस में मान लेता हूँ dx के बराबर है। ठीक, तो करंट जो है वो अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर की तरफ जा रहा होगा। तो इस एलिमेंट के थ्रू यदि मैं करंट का फ्लो देखना चाहता हूँ तो कुछ इस तरीके से करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, इस तरीके से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि करंट जितनी लेंथ के थ्रू जा रहा है वो लेंथ कितना है, वो इस एलिमेंट की थिकनेस है, वो इस एलिमेंट की मोटाई में से होकर जो करंट है फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा रेजिस्टेंस जब लिखूंगा तो यहाँ पे रो इंटू लेंथ को लिखा जाएगा dx डिवाइडेड बाय a। कितने एरिया से करंट एक साथ जा रहा है, तो देखिए एक ही साथ इस सरकमफेरेंस के हर एक पॉइंट से ये पूरे एरिया जो है इसका, इस एलिमेंट का जो पूरा एरिया है उसके हर एक पॉइंट से करंट जो है पास हो रहा है। तो यहाँ पे एरिया में लिखूंगा 4 पाई x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर देंगे इसे, x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। 0 से लेकर कैपिटल R तक यहाँ पे आप लिमिट लगा दीजिए। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा रो अपॉन 4 पाई और 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। तो यहाँ से 1 अपॉन x स्क्वायर है, इंटीग्रेट करेंगे माइनस 1 अपॉन x आएगा, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे a टू b, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कंडक्टर है, कंडक्टर में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दी हुई है, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू दी हुई है, मीन फ्री टाइम दिया है यानी टाउ दिया है, और ये है 25 फेम्टो सेकंड। फेम्टो का मतलब है 10⁻⁻15 और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आप देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू जे। ईद बराबर रो जे, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। जे को मैं लिख सकता हूँ करंट अपॉन एरिया, सो आई कैन राइट इट एज रो इंटू करंट अपॉन एरिया। करंट को लिखा जा सकता है NaEVd, तो इसे मैं लिख सकता हूँ रो इंटू NaEVd डिवाइडेड बाय ए से ए चला गया। Vd को लिख सकता हूँ मैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास इंटू मीन फ्री टाइम। तो यहाँ लिख देंगे रो Ne, इसको लिख देंगे E बाय m इंटू टाउ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस E से ये E कैंसिल आउट हो जाने वाला है और आपको रो की वैल्यू मिल जाएगी m, और यहाँ पे बचेगा नीचे n E स्क्वायर टाउ। ये वैल्यू आपको मिलने वाली है रेजिस्टिविटी की। सारी वैल्यूज आपको दी हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, n नंबर डेंसिटी दी है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और टाउ है आपके पास 25 फेम्टो सेकंड। फेम्टो का मतलब 10 इज रेज टू द पावर -15 आप रखेंगे। सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट्स में पुट करने पे आपका आंसर ऐसा यूनिट्स में ही आपको मिलने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ग्राफ दिया है, आपको पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन होगा R और टेम्परेचर के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू -mx प्लस c। तो यहाँ पे y एक्सिस पे लिखा हुआ है ln r एज अ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ सम कांस्टेंट m इंटू x कितना है 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस सम पॉजिटिव y इंटरसेप्ट जो है इसका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, और कांस्टेंट में मान लेता हूँ उसको ln की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे अल्टीमेट इस तरीके से एल्जेब्रिक रिलेशन लाना है, लॉग हटाना है, तो मैंने कांस्टेंट को ln के टर्म्स में लिख दिया। अब c है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मैं उसको ln की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आप लिखेंगे ln r एज अ फंक्शन ऑफ t माइनस ln k इज इक्वल टू माइनस ऑफ m अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ln ऑफ r एज अ फंक्शन ऑफ t बाय k
इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर टी बाय के इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एम अपॉन टी स्क्वायर। इसको आप इधर पहुँचा देंगे तो आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू के ई रेज टू द पावर माइनस एम अपॉन टी स्क्वायर। तो ये ऑप्शन जिसके जैसा लग रहा है वो ऑप्शन आप टिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है और नीचे टी स्क्वायर है, तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो यही ऑप्शन सही होने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें आपको दिया हुआ है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो है कौन सा रिलेशन सही होने वाला है। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला होता है करंट I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, और वी डी क्वेश्चन में दिया है कि वो अंडर रूट ऑफ ई के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि करंट इज इक्वल टू करंट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ई, ये लिखा जा सकता है। और यहाँ पे मैं दोनों का स्क्वायर कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ के लगा देता हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ई को लिखा जा सकता है कंडक्टर है, उसका लेंथ एल है, दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v के बराबर है। सो v अपॉन डी लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है v अपॉन डी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको सम k इंटू वी अपॉन डी, लेंथ मान लीजिए इसको, इज इक्वल टू आई स्क्वायर। तो यहाँ से ये भी एक कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, तो मैं इसको k डैश मान लेता हूँ, k डैश इंटू वी। तो यहाँ से आपको मिल जाता है v इज इक्वल टू सम k डबल डैश इंटू आई स्क्वायर। 1 अपॉन k डैश भी एक कांस्टेंट है, तो उसको मैंने k डबल डैश मान लिया। तो ये यदि y एक्सिस पे रखा है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k डबल डैश इंटू एक्स स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं किस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका, पैराबोलिक ग्राफ जो है यहाँ पे आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर, ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें दिया है कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस आपको बताना है, हर एक रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है आर के बराबर है। तो यहाँ पे मैं इस सर्किट को रीअरेंज करने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे इनके नाम लिख देता हूँ। तो ये ए है, ये बी है, मैं इसको मान लेता हूँ ये सी है। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि सी है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सी होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सी होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सी होगा। ठीक बात। मैं औरों के भी नाम लिख देता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ इसको डी है, और ये पॉइंट जो है ई के बराबर है। और भाई देखिए ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, आर और आर जो है सीरीज में मान लेता हूँ। ये आर और आर सीरीज में हो जाएंगे तो 2r हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट, और 2r का इक्विवेलेंट इस r के साथ निकालूंगा तो 2r/3 हो जाएगा। तो भाई ये पूरा जो रेजिस्टेंस है ये 2r/3 हो चुका है। ये डी मान लिया, मैं इसको मान लेता हूँ f के बराबर। ठीक है, तो यह इसका मतलब है कि c और f के बीच में 2r/3 रेजिस्टेंस है। इन तीनों को मैंने कंबाइन कर दिया। ठीक बात। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, हमें a और b के अक्रॉस निकालना है। तो a को यहाँ मान लो, b को यहाँ मान लो, और ये जो बार बार c लिखा है इसको नीचे मान लेते हैं, और d e f को यहाँ पे आप मान लीजिए। ठीक है, अब इस सर्किट को रीअरेंज करते हैं। a और c के बीच में एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है, a और c के बीच में एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है। तो जो रेजिस्टेंस आप लिखते जाएं उसको आप काटते जाएं अपने ओरिजिनल डायग्राम में से। मैंने r को काट दिया। अब c और d के बीच में एक रेजिस्टेंस है, c और d के बीच में, ठीक है, c और d के बीच में हो गया। c और d के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, तो c और d के बीच में एक और रेजिस्टेंस में यहाँ पे बना लेता हूँ। ये r है, ये r है, अगेन एक और गया। d और e के बीच में एक रेजिस्टेंस है, d और e के बीच में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये भी हमने हटा दिया। c और e के बीच में एक रेजिस्टेंस है, c और e के बीच में रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस हो गया साहब, ये भी हमने हटा दिया। c और e के बीच में, c और c के बीच में रेजिस्टेंस है, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो चुका है, ये कोई काम का नहीं है। c और c के बीच में रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है। और यहाँ से c और f के बीच में एक रेजिस्टेंस है, c और f के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये भी गया। और e और f के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब e और f के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ये भी हमारा चला गया। लास्ट में b और c बचा है एक, b और c के बीच में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे एक और है, f और c के बीच में 2r/3 और है, f और c के बीच में एक और है 2r/3। तो यहाँ पे आप देखिए a और b के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये जो पूरी ब्रांच है बेटा, ये वाली पूरी ब्रांच जो है,
ये किसी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, सी पॉइंट से कनेक्टेड है। यदि करंट यहां से चलता है और बी की तरफ जाता है, ए से करंट जा रहा है बी की तरफ, क्योंकि इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो यदि गलती से यहां करंट चला भी गया तो यदि एक ब्रांच में जाएगा तो इन सारी ब्रांचेस में करंट जाएगा, ठीक बात। और इन ब्रांचेस में यदि करंट चला गया तो करंट को लौटने का रास्ता नहीं है। तो करंट ऐसी ब्रांच में फ्लो कभी नहीं करता है जहां से लौटने का रास्ता ना हो, उसको अलग रास्ते से लौटता है, जिस रास्ते से गया है उस रास्ते से नहीं लौटता है करंट। तो इसका मतलब ये जो पूरी ब्रांच है, ये पूरी ब्रांच बेकार हो चुकी है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे करंट को लौटने का रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरी ब्रांच जो है बेकार हो गई। एक रेजिस्टेंस R, एक रेजिस्टेंस R, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R के बराबर आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो 2R विल बी योर आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। इसमें दिया है कि कुछ बैटरीज हैं, इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं उनके, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दिए हुए हैं। ए और बी के बीच में आपको निकालना है कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप मान लीजिए कि करंट इस बैटरी से निकल रहा है I3 के बराबर, और यहाँ से करंट निकल रहा है I1 के बराबर, और यहाँ पे करंट जा रहा है मान लीजिए I1 मान लीजिए, ठीक। अब आप क्या करेंगे कि इस जंक्शन पे आप किरचॉफ्स करंट लॉ लगा सकते हैं कि इस जंक्शन पे I1 करंट आ रहा है ऐसे, I3 करंट आ रहा है ऐसे, I1 करंट जा रहा है ऐसे। So I1 can be written as I2 plus I3, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक बार किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इस वाले लूप में लगा दीजिए, और एक बार किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है इस वाले लूप में लगा दीजिए, तो आपको दो इक्वेशंस और मिल जाएंगी। तो I1, I2, I3 आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, तीन इक्वेशंस मिल जाएंगी, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से चल रहे हैं, इस राइट वाले लूप में मुझे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लिखनी है, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ I3 इंटू R1 प्लस E3 प्लस E3, और यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ I3 इंटू R1, और यहाँ लिखेंगे प्लस ऑफ I1 इंटू R2। अच्छा, यहाँ I2 लेना चाहिए, यहाँ पे I2 है ये, यहाँ लिखेंगे I2 इंटू R2, और यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ E2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 आपको ये मिल चुकी है। दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे R1 है, करंट इसमें I3 है, I3 R1 लिख दिया, यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस E3, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहे हैं तो माइनस I3 इंटू R1 मैंने लिखा। उसके बाद करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो यहाँ पे प्लस I2 R2 आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस E2 आपको लिखना होगा। उसके बाद इस वाले लूप में हम लिखते हैं, तो E2 से स्टार्ट करता हूँ मैं, E2 माइनस I2 इंटू R2 माइनस I1 इंटू R1 माइनस E1, और ऐसे जा रहा है तो माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें दिया है कि एक टॉर्च बैटरी है आपके पास, इस तरीके से दिखाई है, और इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, और इसको कनेक्ट किया जाता है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। आपको बताना है कि मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर का जो ट्रांसफर है वो कब होगा। तो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जानते हैं कि जब किसी सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सोर्स का वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उस स्थिति में जो पावर का ट्रांसफर होता है वो मैक्सिमम रेट से होता है। तो कुछ वही सिचुएशन हमारे पास है कि जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इस सेल के रेजिस्टेंस के बराबर आपको करनी है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक। तो इसका रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपके पास इस सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में अंदर की रेडियस A के बराबर है, बाहर की रेडियस B के बराबर है। आप एक ऐसा ही एक एलिमेंट ले लीजिए, और जिस एलिमेंट की जो लंबाई है वो इसकी लंबाई के बराबर हो L, और इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए आप x के बराबर, इसकी थिकनेस मान लीजिए dx के बराबर। करंट ऐसे ही जा रहा होगा, करंट इस तरीके से चारों दिशाओं में जा रहा होगा, इसकी थिकनेस में से होकर इसकी रगों में होकर जा रहा होगा करंट। तो मैं इसका छोटा सा रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ, dr इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। एरिया, कितने एरिया से करंट पास हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सिलेंडर का एरिया 2 पाई x इंटू एल, ठीक। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए a से लेके b तक, और इसको 0 से लेके r तक इंटीग्रेट कर दीजिए, तो r की वैल्यू मिलती है आपको रो अपॉन 2 पाई l 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x में लिमिट लगाएंगे b टू a, तो ln b बाय a
आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ln(b/a ρ/2πl आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और यही इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, यही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तब आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिलेगा, मैक्सिमम जूल हीट या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आपको एक पोटेंशियोमीटर दिया है और आपको कहा गया है कि जब ये स्विच ओपन रहता है तो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलती है 49 सेंटीमीटर के बराबर। तो यदि हमें इस सिचुएशन में ये वाली जो लेंथ है ये 49 सेंटीमीटर मिल रही है, तो मैं कह सकता हूं कि इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट लैम्डा इनटू लेंथ कितनी है 49 सेंटीमीटर। दिस इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इस ब्रांच में करंट तो कोई फ्लो नहीं हो रहा है, बिकॉज बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब यही होता है कि इसमें कोई भी करंट नहीं है, करंट की वैल्यू 0 है। तो यदि मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो ये रेजिस्टेंस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप करेगा नहीं, तो आपको ये मिल जाएगा किसके बराबर, E2 के बराबर। तो आपको यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाता है E2/49। E2 की वैल्यू दे रखी है 1.02/49, तो आपको वोल्ट पर सेंटीमीटर में रिजल्ट आपका मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक सिलिंड्रिकल वायर है, कंडक्टिविटी दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है, आपको करंट निकालना है, कितना होगा। तो करंट निकालना है, दिया किया हुआ है, रेडियस दिया है, आपको कंडक्टिविटी दी है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। तो यहां से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो J को लिखा जा सकता है, J इज करंट डेंसिटी, दैट इज I/A इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो करंट की वैल्यू मिल जाती है सिग्मा EA। सिग्मा दिया है कितना, 5 इंटू 10⁻⁷ साइमन पर मीटर, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10 मिली वोल्ट पर मीटर, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया। एरिया को लिख सकते हैं πr²। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास π/4 इंटू 10⁻⁻⁶। सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर ऐसा यूनिट यानी कि एम्पियर में मिलने वाला है, और आपको जो है आंसर दिया हुआ है मिली एम्पियर में। तो आप कर लेंगे आगे, ठीक है। इसको 10⁻³ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिली एम्पियर में आंसर आ जाएगा, और उसको इस फॉर्म में लिख लेना, तो आपको आंसर पूरा मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कोई ग्राफ दिया है इस तरीके से, और आपको करंट I1 की वैल्यू पूछी गई है। काफ़ी आसान सवाल है, 2021 में पूछा गया है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है कि ये जो करंट है इस रेजिस्टेंस से होके आ रहा है, और ये वाला जो करंट है ऐसे घूम के आ रहा है। इस सर्किट को यदि आप थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और जिसमें करंट जा रहा है 6 एम्पियर, और जो एक करंट है I2 वो होके जा रहा है 2 ओम के रेजिस्टेंस से, और जो नीचे करंट I1 है वो 2 and 2 और सीरीज में लगे हैं 2 और 2 4 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू वो पास हो रहा है, ठीक इस तरीके से। तो आपको बताना है कि I1 की वैल्यू कितनी है, इस करंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि टोटल करंट 6 एम्पियर है तो ये करंट का जो सम है वो भी 6 एम्पियर के बराबर होना चाहिए, यानी I2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ I2 इज इक्वल टू 6 माइनस I1। I2 इज इक्वल टू 6 माइनस I1 लिख सकता हूँ, और आप कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, यानी कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 लिख सकते हैं, यानी कि 6 माइनस I1 इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस 2 ओम एक्सक्यूज मी इज इक्वल टू I1 इंटू 4। तो यहाँ से 2 से गया 2, आपको मिलता है यहाँ से 6 माइनस I1 इज इक्वल टू 2I1। आपको मिलता है यहाँ से I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें दिया है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बैटरी कनेक्टेड है, 20 कूलम का चार्ज फ्लो होने देती है इन द गिवन टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि 15 वोल्ट यदि दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट दिया है, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा। सो वर्क डन बाय बैटरी मैंने आपको कैपेसिटेंस में भी लिखाया था कि बैटरी से निकलने वाला चार्ज कितना है। तो बैटरी से निकलने वाला चार्ज है 20 कूलम इनटू बैटरी की प्लेट्स जो हैं, बैटरी के एनोड और कैथोड हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और बैटरी के जो 2 टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को ही ईएमएफ कहा जाता है। तो ईएमएफ कितना है इसका 15। तो फॉर्मूला याद हो गया कि ईएमएफ इनटू चार्ज कितना फ्लो हुआ है बैटरी से,
यही बैटरी का वर्क डन होता है और बैटरी के वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पूछा गया है और एक कैपेसिटेंस में भी पूछा जाता है जब हम हीट निकालते हैं सर्किट में। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 300 आपको मिल जाएगा वर्क डन इन जूल। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें दिया है कि एक 1 ओम लेंथ का वायर है, 1 ओम रेजिस्टेंस का वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, इसको स्ट्रेच कर दिया जाता है, लेंथ इसकी 25% हो जाती है। तो जब हम क्वांटिटीज को चेंज करते हैं और चेंज जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो देखिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि इनमें चेंज यदि बहुत छोटा है तो हम एरर वाले मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, यदि चेंजेस 10% से ज़्यादा होते हैं तो हम इसको इस फॉलोइंग मेथड से जो है से सॉल्व किया जाता है। तो हम जानते हैं किसी वायर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया 1 इंटू लेंथ 1, एरिया इंटू लेंथ जो है वो बराबर रहने वाले हैं। तो मैंने माना कि पहले इनिशियल वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन का ए था, लेंथ उसकी एल के बराबर थी, और अब क्या किया है, लेंथ को कर दिया है 25% ज़्यादा। तो अब लेंथ हो चुकी है 1.25 इंटू एल और एरिया मुझे पता नहीं कितना है, A2 मैंने मान लिया। तो यहाँ से आप A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, A2 इज इक्वल्स टू A अपॉन 1.25। ये आपको एरिया की वैल्यू मिल चुकी है, नया एरिया आपके पास आ चुका है। तो यदि मैं पहले रेजिस्टेंस की बात करूं, पहले रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1 ओम के बराबर। और अब जो आपके पास नए लेंथ और नए एरिया आ चुके हैं तो उनसे मैं नया रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, R डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू एल हो चुकी है 1.25 इंटू एल के बराबर, और एरिया हो चुका है A अपॉन 1.25। तो ये हो जाएगा आपके पास रो इंटू, ओहो अटक गया, तो ये आपको मिल जाएगा R डैश इज इक्वल टू रो एल बाय ए इंटू 1.25 का स्क्वायर, 1.25 का स्क्वायर। तो यहाँ से रो एल बाय ए की जो वैल्यू है उसका 1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1.25 का स्क्वायर जो है उसे आप लिख सकते हैं 1.25 इंटू 1.25। ये आपको R डैश की वैल्यू जो है पता चल जाएगी, या आप निकाल भी सकते हैं कितना हो जाएगा आपके पास, ये लास्ट में आएगा 25, 13, 12, 6, 2, 15, ये आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी 1.5625, ये 1.25 का स्क्वायर है। ठीक, तो अब यहाँ से आपको परसेंटेज क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का मतलब है कि R डैश माइनस R अपॉन R इंटू 100। तो 1.56 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100 आ जाएगा आपके पास 0.56 इंटू 100, यानी कि आपको 56% जो है आपको परसेंटेज चेंज यहाँ पे मिलने वाला है। सो डी ऑप्शन जो है आप इसे यहाँ पे टिक कर देंगे 56%। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें दिया है कि 5 इक्वल रेजिस्टेंस आर यहाँ पे दिए हुए हैं, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कितना होगा। तो इस सर्किट को जो है दोबारा से ड्रॉ हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ए लिख लीजिए, यहाँ पे आप बी लिख लीजिए, और ए के साथ डी और ई बचे हैं और सी बचा है। बी और सी तो एक ही बात है, बी और सी तो एक ही बात है, और ये पॉइंट भी ए से ही जुड़ा है। तो यहाँ पे डी और ई आप लिख लीजिए, यहाँ पे डी लिख लीजिए, यहाँ पे ई लिख लीजिए। सो ए और डी के साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, सो ए और डी के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, ये गया। ए और ई के साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो ए और ई के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए। उसके बाद ई और डी से एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो ई और डी से भी आप एक रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं, ये भी हट गया। डी और सी के साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, डी और सी यानी कि बी के साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, और सी और ई के साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, सी और ई के साथ। तो एक क्लियरली व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है ये आपको दिख रहा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस आर है, आर आर और आर। तो इस वाली रेजिस्टेंस जो है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसको हम हटा सकते हैं। तो आपके पास ए और बी के साथ क्या बचा है, एक दो रेजिस्टेंस ऐसे, दो रेजिस्टेंस ऐसे, ये दोनों सीरीज में आपस में, ये दोनों सीरीज में आपस में, और ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आप आर और आर, टू आर, आर और आर, टू आर, टू आर, टू आर पैरेलल में कितना हो जाएगा आपके पास आर। तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा आर के बराबर। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 में दिया हुआ है
कि इस गिवन फिगर में 5 ओम से निकलने वाला आपको करंट निकालना है, कितना होगा। ठीक, बड़ा आसान है सवाल, 2021 में आया है कि ये 3 3 3 ये दोनों तीनों क्या लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, और पैरेलल में यदि आपके पास इक्वल रेजिस्टेंस लगे हैं तो उनका इक्विवेलेंट होता है R/N। तो R/N 3 लगे हैं तो R/3, तो 3 किलो ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 किलो ओम। 1 किलो ओम, 5 किलो ओम और ये 1 किलो ओम ये आपस में क्या है, सीरीज में है। सो 7 किलो ओम जो है वो आपको मिल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। इसको आप डिवाइड कर देंगे 21 वोल्ट में तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर जो है आपको आंसर मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 में दिया है कि गिवन सिस्टम में एक चार्ज्ड कैपेसिटर है और आपसे t = 0 पर पूछा गया है करंट कितना फ्लो होगा। तो हम जानते हैं कि t = 0 पे जब हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे तो ये जो कैपेसिटर है ये एक बैटरी की तरह बिहेव करता है, जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस Q/C के बराबर होता है। सो Q/C 30/3 आपको 10 वोल्ट की बैटरी के समान ये बिहेव करने वाला है कैपेसिटर। तो यदि 10 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करेगा तो 10/5 जो है ये आपको करंट मिलने वाला है। सो 10 वोल्ट अपॉन 5 मेगा ओम, मेगा का मतलब 10⁶ ओम है। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा 2 माइक्रो एम्पियर। 2 माइक्रो एम्पियर आपको आंसर मिल जाएगा, 2 माइक्रो एम्पियर। आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 में दिया है कि 10 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, कितना होगा, 2021 में पूछा गया है। तो इसके अक्रॉस यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इस ब्रांच में करंट निकाल लो, करंट निकाल के करंट इनटू रेजिस्टेंस कर देंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। पहले पे पूरा इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सो 20 एंड 50 यदि इनको पैरेलल में जोड़ दिया जाता है तो कितना बनेगा बताइए। तो आप ये निकाल सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से। सो 50 इंटू 20 कितना हुआ, 1000 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 70, 50 प्लस 20 दैट इज 70। सो 1000 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 10 तो ये आपको मिल जाएगा 1700 डिवाइडेड बाय 70, ये आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। और आप इसे डिवाइड कर देंगे 170 में तो आपको मिलने वाला है 170 बाय 1700 इंटू 70। तो 170 से गया 10 बार, 0 से गया 0 और आपको मिलेगा 7 एम्पियर आपको करंट मिलता है ब्रांच में। यानी कि यहाँ पे भी 7 एम्पियर करंट जा रहा होगा, यहाँ भी 7 जा रहा होगा, यहाँ भी 7 जा रहा होगा। तो 7 इंटू 10 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर। तो 7 इंटू 10 जो है आपको मिल जाएगा रिजल्ट, दैट इज 70। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें दिया है कि 2 सेल हैं E1 और E2, 2E और E, इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं R1 और R2। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 के बराबर है। और आपसे ये कहा गया है कि कैपिटल R की वैल्यू कुछ इस तरीके से सेट कीजिए जिससे इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो ये काफ़ी आसान सवाल है। कैसे, पहले आप इस सर्किट में करंट निकाल लीजिए कितना होगा। इस सर्किट में करंट की वैल्यू I में लिख सकता हूँ, टोटल EMF कितना है 2E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल R प्लस आपके पास R1 प्लस R2। टोटल EMF वैसे 3E होगा बिकॉज 2E और E दो बैटरी हैं, तो 3E टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल EMF है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब ये जो बैटरी है पूरी, ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और डिस्चार्जिंग में आप जानते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IR के बराबर होता है। तो मैं इस बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज लिखूंगा दैट इज 2E माइनस I इंटू R1 और इसे किसके बराबर पुट कर दूंगा, 0 के बराबर पुट कर दूंगा। तो यहां से वैल्यू I की आप यहां पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2E इज इक्वल टू 3E R1 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा E से E चला गया और आपको इसे सॉल्व कर लेंगे। सो 2 कैपिटल R प्लस 2R1 प्लस 2R2 इज इक्वल टू 3R1। सो यहाँ से आपको R की वैल्यू मिल जाएगी R1 माइनस 2R2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू R1 बाई 2 माइनस R2। R1 बाई 2 माइनस R2 ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, R1 बाई 2 माइनस R2, ऑप्शन बी।
आगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये 17 था, अब 18 है। इसमें दिया है कि दो वायर हैं जिनकी लेंथ सेम है और थिकनेस सेम है, लेकिन उनकी रेजिस्टिविटी 6 ओम सेंटीमीटर और 3 ओम सेंटीमीटर आपको दी हुई है। ठीक, आपसे पूछा गया है कि यदि इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो इफेक्टिव रेजिस्टिविटी कितनी होने वाली है। तो मैंने आपको इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता देता हूँ कि दो आपके पास ये वायर्स हैं, इनकी लेंथ और एरिया जो है बराबर है, लेंथ और एरिया बराबर है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इतने ही फिजिकल साइज का, जितना फिजिकल साइज इसका है उतना ही फिजिकल साइज मैं चाहता हूँ का एक आपके पास वायर हो। फिजिकल साइज सेम होने का मतलब है कि लेंथ L हो और एरिया 2a के बराबर हो, जिसका रेजिस्टिविटी इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर हो। तो इसका रेजिस्टिविटी रो इक्विवेलेंट मान लेता हूँ, इसका रेजिस्टिविटी रो 1, इसका रेजिस्टिविटी रो। पैरेलल में ये जुड़े हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक, R इक्विवेलेंट को लिख सकता हूँ रो इक्विवेलेंट इंटू लेंथ अपॉन 2a, और R1 को लिखा जा सकता है रो 1 L बाई ए, R2 को लिखा जा सकता है रो 2 L बाई ए, और R1 प्लस R2 को लिखा जा सकता है रो 1 प्लस रो 2 L बाई ए। ठीक, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ से L बाई ए जो है आप हटा सकते हैं, L बाई ए गया और L बाई ए से L बाई ए गया। तो यहाँ से आपको मिल जाता है रिजल्ट रो इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इस दो को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस रो 2। सो 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, और रो 1 कितना दिया है आपको 6 और रो 2 दिया है 3, तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9। तो ये 9 से गया, ये 2 बार, 2 और 2 कितना होता है 4, तो 4 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।